वीर सावरकर भारत का एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही विवाद शुरू हो जाता है। क्या वह फ्रीडम फाइटर थे या ट्रेटर? अगर फ्रीडम फाइटर थे तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को माफ़ीनामे लिखे, और अगर ट्रेटर थे तो उन्हें 25-25 साल की सज़ा क्यों मिली थी? क्या रियलिटी यही है जो हमें बताया गया है, या इनके जीवन के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आए या आने नहीं दिया गया? नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फादर ऑफ हिंदुत्व कहलाने वाले वीर सावरकर की। महान लक्ष्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी विचारधारा रखने वाले सावरकर क्यों हमारे देश के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। विनायक दामोदर दास सावरकर was born on 28 May 1883 in the Marathi चित्पावन ब्राह्मण हिंदू फैमिली दामोदर सावरकर एंड राधाबाई सावरकर के घर हुआ। पॉलिटिक्स और पोइट में उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में लिखी, जिसे पुणे के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया। उनके पिता बहुत ही धार्मिक थे, जिसके कारण उन्होंने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। सावरकर के रिबेलियस एटीट्यूड की पहली झलक तब दिखी जब वे 12 वर्ष की एज के थे। उस समय उनके गांव में हुए हिंदू मुस्लिम राइट्स के दौरान उन्होंने हिंदुओं का नेतृत्व किया, जिसके कारण गांव के लोगों ने उन्हें विनायक सावरकर की जगह वीर सावरकर कह के बुलाना शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनके बड़े भाई गणेश सावरकर और बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें वे अपना गुरु भी मानते थे। 1901 में सावरकर की शादी यमुना बाई से हुई, जिन्होंने सावरकर के राइटिंग और एजुकेशन के प्रति उनका जुनून देखकर अपने पिता की हेल्प से उनका एनरोलमेंट फैक्सन कॉलेज पुणे में करवाया। कॉलेज में पहुंचते ही सावरकर पॉलिटिक्स में और एक्टिव हो गए। पॉलिटिकल स्टेप्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस। 1903 में सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर मित्र मेला नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी की नींव रखी, जिसे 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। तब सावरकर उन लोगों में से एक थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े युवाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ तेजी से लिखना शुरू किया और देश के विभिन्न भागों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक करने लगे। अभिनव भारत सोसाइटी के नेतृत्व में उन्होंने कॉलेज में एक बहुत बड़े लेवल पर विदेशी कपड़ों की होलिका जलाने का आयोजन किया, और उनके लिए यह एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि इस आयोजन में उनके गुरु बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हुए थे। इन सभी एक्टिविटी के कारण 1906 में सावरकर को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में उनका योगदान देखकर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे उनका एडमिशन ग्रेज लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हो गया। 1 जुलाई 1909 को क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हार्ट को गोली मार दी। उन्होंने ये कहते हुए विलियम हार्ट को गोली मारी कि ये लोग भारतीय लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जुल्म कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पहली बार उस हत्या में वीर सावरकर का नाम आगे आया, और कहा जाता है हत्या के लिए हथियार प्रोवाइड वीर सावरकर ने करवाया था, जिसकी कोई सबूत न मिलने के कारण वीर सावरकर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी साल यानी 1909 में गणेश सावरकर को अंग्रेजों के खिलाफ न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापने के कारण उम्र कैद की सजा हुई, जिससे उनके समर्थक अंग्रेजों पर भड़क गए और इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कनेरे ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह पता चला कि यह हथियार विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन से भिजवाया था, जिसके बाद सावरकर को अरेस्ट करके इंडिया लाया गया था। जब उन्हें मौर्य नामक एक शिप से भारत लाया जा रहा था, उस समय भी उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया, लेकिन वे फिर पकड़े गए। जैक्सन की हत्या में शामिल होने के कारण उन्हें और उनके कुछ साथियों को काला पानी की सजा हुई, जिसके लिए उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया, जहां वे 9 साल 10 महीने रहे। सावरकर पर इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया था, उस कोठरी में ही उन्हें मल और मूत्र त्यागने को कहा जाता था।
वहाँ हर महीने 4 से 5 कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। जेल के हालात देखकर सावरकर यह समझ गए थे कि वह इस तरह जेल में रहकर अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। वह किसी भी कीमत पर बाहर निकलकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना चाहते थे। इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने 11 अगस्त 1910 में पहली बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और अगले 9 सालों में अपनी सजा कम करवाने के लिए 6 बार माफीनामे लिखे। उनके इन्हीं माफीनामों के कारण विरोधी उन्हें कहते हैं कि वे डरपोक थे। इस माफीनामों पर सावरकर ने कहा था कि वे माफियां उनकी रणनीति का हिस्सा थी, जिससे वह जेल से बाहर निकलकर अपने देश के स्वतंत्रता अभियान में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने तो मोहम्मद गौरी का उदाहरण भी दिया था कि क्यों पृथ्वीराज चौहान से बार बार हारने के बाद भी माफ़ी मांगकर वह वापस आ जाता था। मोहम्मद गौरी का कहना था कि ताकि मैं अगली बार और तैयारी के साथ आक्रमण कर सकूं। सावरकर की इन दलीलों के बाद भी अगर विरोधी उनका विरोध करते हैं तो ये वही विरोधी हैं जो उन सो कॉल्ड स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थक हैं, जिन्होंने भाषण तो बहुत दिए लेकिन स्वतंत्रता के लिए प्रयास कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यात्राएं निकाली लेकिन स्वतंत्रता के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ क्रेडिट लिया था। जो वास्तविकता में स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के योद्धा थे, वे तो आज गुमनामी में खो गए हैं। और रही बात सावरकर की, तो आप ही बताइए, वो तो अच्छा खासा लंदन में रह रहे थे, लॉ पढ़ रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत ही क्या थी कि वहाँ की अंग्रेज़ी अधिकारियों की हत्या में शामिल होने की और भारत में हथियार पहुँचाकर एक और अंग्रेज़ी अधिकारी की हत्या करवाने की, और वो भी ऐसे माहौल में जब पूरे भारत में अंग्रेज़ी शासन था। फांसी या उम्र कैद तो निर्धारित ही थी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। और अगर वे डरपोक होते तो क्या ऐसा कुछ करते? और अंडमान जेल में वो अकेले नहीं थे, उनके भाई भी उसी जेल में थे। एक ही परिवार के 3 बेटे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैसे पहुंचे अगर वे डरपोक थे तो? आप खुद सोचिए। या फिर राजनीतिक कारणों के कारण ऐसे क्रांतिकारियों की छवि धूमिल की जा रही है। वैसे जेल से बाहर आने के लिए तो नेहरू जी ने भी माफ़ी मांगी थी। अगर सावरकर के माफ़ीनामों का इतना विरोध है तो नेहरू जी के माफ़ीनामे का तो कोई जिक्र भी नहीं करता है। ऐसा क्यों? 1923 में पंजाब के नामा रियासत में इलीगल वे से एंट्री करने के लिए नेहरू जी को और उनके अन्य कुछ साथियों को जेल में डाल दिया गया था। कहते हैं नेहरू जी जेल में इतना परेशान हो गए थे कि उनकी परेशानी उनके पिता मोतीलाल नेहरू तक पहुंचाई गई। मोतीलाल नेहरू उस समय बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने भारत के वाइसरॉय से कांटेक्ट किया, जिसके बाद नेहरू ने एक माफ़ीनामा लिखा और सिर्फ 3 दिन में ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। जब नेहरू जी 3 दिन में ही परेशान हो गए और सावरकर वो तो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, उन्हें तो जान का भी खतरा था, तो सावरकर को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वे जेल में मरने के बजाय झूठी माफ़ी मांगकर बाहर आ सकें और एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दें, जैसा वह कर भी रहे थे। अगर वह डरपोक होते तो जेल से बाहर निकलकर भी वह अपना मोर्चा जारी रखते। 22 जुलाई 1931 मुंबई के गवर्नर सर अर्नेस्ट वॉटसन पर एक हमला होता है, जिससे वह बच जाता है। कहा जाता है यह हमला वीबी गॉगट ने किया था, जो सावरकर के समर्थक थे और हमले से पहले वे उनसे मिले भी थे। अगर सावरकर डरपोक होते तो जेल में इतनी यातना सहने के बाद भी क्या वह बाहर आने के बाद ऐसा कदम उठाते? कुछ लोग गांधी जी की हत्या में भी सावरकर का हाथ बताते हैं, जिसके लिए एक टीम भी बनाई गई थी, जिसमें ये सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए। 1921 में कहा जाता है वे गांधी ही थे जिन्होंने वीर सावरकर के विचारों की तारीफ की थी। इनकी मुलाकात लंदन में हुई थी, जहां इन्होंने ये भी कहा था कि सावरकर मुझसे पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए थे। सावरकर के जिन कामों को मुद्दा बनाकर विपक्षी विरोध करते हैं, दरअसल मुद्दे वो है ही नहीं। मुद्दा तो है हिंदुत्व पर सावरकर के विचार, वे विचार जिनका जिक्र संघ और बीजेपी भी करती है। समान विचारधारा होने के नाते शायद यही कारण है जब वाजपेयी जी सरकार में आए तो उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की, जिससे उस समय के राष्ट्रपति KR नायर ने मना कर दिया। शायद सावरकर की हिंदुत्ववादी सोच ही है जिसके कारण उनके द्वारा किए गए स्वतंत्रता के सभी
सभी प्रयासों का विरोध ही किया जाता है। सावरकर के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।